इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। इंतहाई आसान टॉपिक है, बहुत इजी टॉपिक है। मुझे इस टॉपिक को पढ़ते हुए बहुत मज़ा आता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, फिलहाल छोड़ देते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को। अभी तक हमने जो एरोबिक रिस्पायरेशन की सारी कहानी पढ़ी, तो एरोबिक रिस्पायरेशन में हमने ग्लूकोज को मुख्तलिफ मराहिल से गुजारा। जैसे ग्लूकोज को हमने गुजारा ग्लाइकोलाइसिस से, वहाँ पर ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस में गुजरने के बाद ग्लूकोज ने हमारे लिए एटीपी बनाया और NADH बनाया। फिर हमने ग्लूकोज के टुकड़ों को ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड में गुजारा, और वहाँ पर भी हमने जब ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड करवाया तो हमें NADH के 2 मॉलिक्यूल मिले थे, याद कर लीजिएगा। फिर हमने इन ग्लूकोज के बकाया जात टुकड़ों को हमने सिट्रिक एसिड साइकिल में दाखिल किया, तो वहाँ पर भी दाखिल किया तो वहाँ पर हमें ATP भी मिल रहा था, वहाँ पे हमें NADH भी मिल रहा था, और वहाँ पर हमें FADH भी मिल रहा था। तो जो लिया हमने ग्लूकोज था, अब वो ग्लूकोज या तो ATP में टूट रहा है, और मैं आपको लेक्चर में बता चुका हूँ ATP इज़ दी डायरेक्ट कैश। ATP हमारे पास डायरेक्ट कैश है। अब रह क्या गया है, हमारे पास NADH और FADH है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि NADH और FADH ये डायरेक्ट कैश के बजाय दीज आर दी चेक्स। अब हमने क्या करना होगा, इन चेक को यूटिलाइज करना होगा, इस्तेमाल करना होगा, और यूटिलाइज करने के बाद इन मॉलिक्यूल्स के अंदर कहीं पे एनर्जी छुपा बैठा है, या इन मॉलिक्यूल ने किसी न किसी तरीके से अपने अंदर एनर्जी बनाने वाले चीज़ों को बना के रखा हुआ है, उसको यूटिलाइज करके हम अपने लिए मज़ीद ATP बना सकते हैं, मज़ीद ATP बना सकते हैं। तो वो तरीक़ाकार जिसमें हम लोग NADH से और FADH2 से हम लोग अपने लिए ATP पैदा करें, उस तरीक़ाकार को क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जा रहा है। उस तरीक़ाकार को क्या कह रहे हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कह रहे हैं। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या चीज़ है, फिर आहिस्ता आहिस्ता हम समझेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं है, रिलैक्स होकर हम पढ़ेंगे। इट इज़ अ सीरीज ऑफ chemical reaction that involves transport of electron from electron donor to electron acceptor. Electron acceptor is called electron transport chain. डेफिनेशन क्या कह रहा है ये समझने की कोशिश करते हैं, बट अभी हमें समझ में नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन डोनर और एक लफ्ज़ लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। इसका क्या मतलब है, याद रखना, जो NADH2 है या NADH है और जो FADH2 है, इन दोनों मॉलिक्यूल ने अपने पास इलेक्ट्रॉन छुपा के रखे हुए हैं, अब चूंकि इन्होंने अपने जेब के अंदर इलेक्ट्रॉन छुपाए हुए हैं और हम चाहते हैं कि हम इन इलेक्ट्रॉन को इनसे निकाल लें,
इलेक्ट्रॉन बेटा बहुत पावरफुल चीज़ होती है, इलेक्ट्रॉन एटम लेवल पे बहुत पावरफुल चीज़ होती है, और हम चाहते ही हैं कि इन दोनों अमीर आदमियों के जेब से इन दो इलेक्ट्रॉन को निकाल लें और इनको निकाल के अपने लिए एटीपी बनाएं। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन इनके जेब में, इनसे निकालना है, तो इन दोनों को क्या कहा जा रहा है? दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन डोनर। इन्हें क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन डोनर कहा जा रहा है। और जो इनसे इलेक्ट्रॉन चुप चुप के चोरी चोरी एक एक करके इलेक्ट्रॉन इनके जेब से निकाल के इनको उस जगह पे लेके जा रहा है जहां पर एटीपी ने बनना है, उन मॉलिक्यूल्स को जो बीच में आ रहे हैं, जो NADH2 से इलेक्ट्रॉन को उठा के इसको उस मंजिल तक पहुंचाएंगे, उन मॉलिक्यूल्स को क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर्स कहा जा रहा है। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन क्या है? इन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए से इलेक्ट्रॉन्स का इलेक्ट्रॉन डोनर से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर तक या एटीपी बनाने वाले जगह तक पहुंच जाना, इस अमल को क्या कहा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जा रहा है। अभी भी समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं, आगे हम चलते हैं, देखेंगे कि आगे आएगा समझ या नहीं आएगा। ज़रा देखिएगा, ये रिएक्शन या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, ये होता कहाँ पर है? ये होता कहाँ पर है? मेरी डेफिनेशन लिख रहे हैं, साइट ऑफ ETC, साइट ऑफ ETC, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होता है? ज़रा देखिएगा बेटा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है, और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, जिसके अंदर की तरफ ऐसे फोल्डिंग्स बने हुए हैं, ऐसे फोल्डिंग्स बने हुए हैं। अब याद रखना, जो क्रेब साइकिल हो रहा था वो यहाँ मैट्रिक्स के अंदर हो रहा था, क्रेब साइकिल यहाँ पर मैट्रिक्स में हो रहा था। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहाँ पर होगा? मैट्रिक्स से इलेक्ट्रॉन को उठाया जाएगा और इन इलेक्ट्रॉन्स को इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच वाली जगह तक लेके आया जाएगा, जिसको मैं अभी येलो कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। तो इलेक्ट्रॉन का मैट्रिक्स से उठा के इनको इनर मेम्ब्रेन स्पेस या इंट्रा मेम्ब्रेन स्पेस, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच की जो जगह है, इस जगह तक लेके आ जाना, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? साइट ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कहा जाता है। तो हम ये बात यहाँ पर लिखेंगे, इट अक्कर्स बिटवीन द स्पेस it occurs between the space of outer membrane and inner membrane. Inner membrane is called as site of electron transport chain, is called as site of electron transport chain। अच्छा भाई, ये तो अच्छी बात है, ये हमें समझ में आ गया। अब जाहिर बात है, इलेक्ट्रॉन को यहाँ से उठा के वहाँ तक ले जाने वाले के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए? पहले हमें इलेक्ट्रॉन बनाने वाले मॉलिक्यूल चाहिए। यानी आपसे कोई पूछे, यार ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए, रिक्वायरमेंट क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है? पहले हमें उन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इलेक्ट्रॉन को बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? पहले हमें ज़रूरत पड़ेगी NADH की, क्योंकि इसी ने इलेक्ट्रॉन बनाना है। दूसरे नंबर पर FADH2 की। फिर तीसरे नंबर पर हमें इलेक्ट्रॉन बनाने के लिए एक और मॉलिक्यूल भी चाहिए, उसे कहा जाता है कोएंजाइम Q। कोएंजाइम Q। तो ये तीन चीज़ें हमें चाहिए, बिकॉज दीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन, दीज प्रोड्यूस इलेक्ट्रॉन्स।
अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं, फिर क्या होगा? अब जहाँ पर इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं वहाँ से इलेक्ट्रॉन को एटीपी बनाने वाले कारखाने तक पहुँचाना है, मंजिल तक पहुँचाना है। तो बीच में लारी चाहिए, गाड़ी चाहिए। बीच में क्या चाहिए भाई? हमें मुख्तलिफ़ किस्म के गाड़ी चाहिए, ताकि उन गाड़ी के ऊपर इन इलेक्ट्रॉन को लाद लिया जाए और वो गाड़ी किसी न किसी तरीके से इनको उठा के अपने मंजिल तक क्या कर दें, लेके चले जाएं। तो असल में जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर जब आप देखेंगे तो इनर मेम्ब्रेन के यहाँ पर ऐसे मुख्तलिफ प्रोटीन के मालिक्यूल्स लगे हुए हैं। इनर मेम्ब्रेन के ऊपर यहाँ पर मुख्तलिफ प्रोटीन के मालिक्यूल लगे हुए हैं। यही प्रोटीन के मालिक्यूल असल में इलेक्ट्रॉन्स को उठाने में या आगे ले जाने में हेल्प करते हैं। जैसा कि एक गाड़ी होता है, समझो यहाँ पर ये प्रोटीन लगे हुए हैं, इन प्रोटीन को कम्प्लेक्स कहा जा रहा है। क्या कहा जा रहा है भाई? कम्प्लेक्सेस कहा जा रहा है। ज़्यादा है तो हम इस वजह से इन प्रोटीन्स को क्या कह रहे हैं? कम्प्लेक्सेस कह रहे हैं। these are proteinous molecules that carries the electron ये प्रोटीन से बने हुए मालिक्यूल हैं जो इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके चले जाते हैं। और जब हम इनकी टोटल बात करते हैं तो ये टोटल 4 होते हैं। दीज आर 4 इन नंबर्स। अभी तक हमें इनके बारे में पता नहीं है कौन कौन है, लेकिन अभी फ़िलहाल हम एक थ्योरी लिख रहे हैं। थ्योरी लिख के फिर हम प्रैक्टिकल की तरफ चले जाएंगे। तो इनकी टोटल तादाद 4 होती है। उनमें से जो पहला है उसे कहा जाता है NADH डिहाइड्रोजनेज। NADH डिहाइड्रोजनेज। उनमें से जो दूसरा है उसे कहा जाता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। SUCCINATE सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। उनमें से जो तीसरा है उसे कहा जाता है साइटोक्रोम B एंड C कम्प्लेक्स। साइटोक्रोम B C कॉम्प्लेक्स, बल्कि BC1 कह दें और आसान रहेगा, BC1 कॉम्प्लेक्स। और जो चौथा होगा उसे कहा जाएगा साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज। तो ये 4 किस्म के मालिक्यूल्स होते हैं प्रोटीन के बने हुए। इन चारों ने आगे जाके इलेक्ट्रॉन्स को उठाना है, एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। इन चारों मालिक्यूल्स ने इलेक्ट्रॉन को उठाना है, इनको उठा के एक जगह से दूसरी जगह पर क्या करना है? शिफ्ट करना है। और 5वें नंबर पर आखिरी पॉइंट, जहाँ पर ATP बनेगा, वो जगह जहाँ पर ATP बनता है, वो फैक्ट्री जहाँ पे ATP ने बनना है, उस जगह को नाम दिया जा रहा है ATP सिंथेज। ATP सिंथेज ये वो जगह होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जहाँ पर ATP बन जाता है। दी फाइनल साइट वेयर ATP is synthesized is called ATP synthase। यार थोड़ा सा ना इस वक्त हम जो बड़ी चीज़ें पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में मामूली पॉइंट्स हम याद नहीं रख लेते। आप ज़रा देखें, ये बाई माइटोकॉन्ड्रिया है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। और हम लोग पढ़ रहे हैं, टॉपिक है एरोबिक रिस्पायरेशन।
और आपको पता है एरोबिक रिस्पायरेशन ये वो प्रोसेस है जहाँ पर ऑक्सीजन इस्तेमाल होता है। तो आपसे कोई पूछेगा कि यार जो ऑक्सीजन आप एनारोबिक रिस्पायरेशन में इस्तेमाल कर रहे हो वो आखिर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, वो आखिर कहाँ पर इस्तेमाल होता है, तो आप लोगों ने बताना है कि ऑक्सीजन हमेशा आखिरी स्टेप में इस्तेमाल होगा जिसका नाम है ईटीसी। अभी तक हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा, सिट्रिक एसिड साइकिल पढ़ा या ऑक्सीडेशन पढ़ा था। उन तमाम स्टेजेस में सिर्फ ग्लूकोज को तोड़ के हम ग्लूकोज को छोटे और अजीब व गरीब मालिक्यूल में कन्वर्ट कर रहे थे। या तो वो मालिक्यूल हमें डायरेक्ट एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं या फिर वो हमें चेक की ज़रूरत में फ्यूचर में एनर्जी प्रोवाइड करने की कंडीशन में लेके आ रहे थे। ऑक्सीजन कहाँ पर इस्तेमाल होगा? ईटीसी में। तो ये वही ऑक्सीजन है जो हमने सांस लेके अपने माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स के अंदर ला के रखा हुआ है। ये वही ऑक्सीजन है जो हमने सांस लेके अपने माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ला के रखा हुआ है। इस ऑक्सीजन ने थोड़ी देर में इस्तेमाल हो जाना है। तो अब होता क्या है, इस बात को समझने के लिए मुझे आप लोगों की एक परमिशन चाहिए। वो क्या कि मैं आपको समझाने के लिए इस आउटर मेम्ब्रेन का एक छोटा सा टुकड़ा काट लेता हूँ और इस इनर मेम्ब्रेन का एक छोटा सा टुकड़ा काट के इनको यहाँ पे ड्रा कर देता हूँ, इनको यहाँ पे बड़ा करके बनाता हूँ ताकि हमें हमारा टॉपिक समझ में आ जाए। ठीक है ना बेटा? तो मैं आपकी परमिशन के बाद यहाँ पर मैं आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ बेटा? आउटर मेम्ब्रेन बना रहा हूँ। तो ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज आउटर मेम्ब्रेन। अब आपको पता है कि जो आउटर मेम्ब्रेन है ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है कि इसके ऊपर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो इसके अंदर लिपिड्स के बाई लेयर होते हैं। यूं ये आउटर मेम्ब्रेन है तो इसके यहाँ पर भी लिपिड्स के बाई लेयर है बेटा। आप लोगों ने पढ़ा है अगर ये सेल मेम्ब्रेन की तरह होता है और बीच बीच में जब हम देखेंगे तो यहाँ पर ऐसे प्रोटीन के मॉलिक्यूल दबाए हुए हैं। मैं आपको ये टॉपिक ऑलरेडी सेल मेम्ब्रेन के अंदर पढ़ा चुका हूँ। क्योंकि वो भी सेल मेम्ब्रेन है, ये भी सेल मेम्ब्रेन है, तो दोनों की तमाम कहानियाँ क्या होते हैं? एक जैसे होते हैं। आप लोग भी अगर ड्रा करना चाहें तो आप ड्रा कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे कि हमने ऐसा कुछ करना है। ये प्रोटीन का मॉलिक्यूल है ताकि हमारे दिमाग में बैठा रहे। तो कहने का मतलब क्या है, ये हमारे पास आउटर मेम्ब्रेन है। दिस इज द आउटर मेम्ब्रेन। ठीक, फिर आ जाते हैं ऊपर की तरफ छोटे से डायग्राम में, फिर आ जाते हैं भाई। अब हमने क्या ड्रा करना है? इनर मेम्ब्रेन ड्रा करना है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन से ऊपर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास एक खाली सा जगह दिखाई दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि आउटर मेम्ब्रेन के बाद हमें एक खाली सा जगह छोड़ना चाहिए। आउटर मेम्ब्रेन के बाद क्या करना है बेटा? एक खाली सा जगह छोड़ना चाहिए। तो मैं एक फासले पर एक खाली सा जगह छोड़ के इनर मेम्ब्रेन ड्रा करता हूँ। मैं क्या करने जा रहा हूँ बेटा? एक फासले के बाद मैं एक इनर मेम्ब्रेन ड्रा कर रहा हूँ। और मैं अब की बार, चूंकि हमें ज़्यादातर काम कहाँ पर है? इनर मेम्ब्रेन पर है, तो मैं इनर मेम्ब्रेन को थोड़ा सा बड़ा करके ड्रा कर रहा हूँ, मोटा करके ड्रा कर रहा हूँ। थोड़ा सा बड़ा करके इसको क्या कर दिया मैंने? मोटा करके ड्रा कर दिया। इसको मैं क्या करूँ बेटा? मोटा करके ड्रा कर रहा हूँ। और उसी तरीके से आप लोगों को पता है कि जो इनर मेम्ब्रेन है इसमें भी यूं लिपिड बाइलेयर के मॉलिक्यूल्स होते हैं और बीच में जगह जगह पर प्रोटीन के मॉलिक्यूल हमने क्या किए हुए हैं? रखे हुए हैं।
अब मैं आगे प्रोटीन के मालिक्यूल नहीं ड्रा करूंगा, बस आपको एक बात मैंने समझाना था कि यहाँ पर भी वही प्रोटीन के मालिक्यूल और वगैरह ऐसे रखे हुए हैं। बट डायरेक्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, डायरेक्ट आ जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो ये हमारे पास क्या हो गया भाई, इनर मेम्ब्रेन हो गया। दिस इज इनर मेम्ब्रेन। अब ये एक जगह है, स्पेस है, इस जगह को हम नाम दे रहे हैं क्योंकि ये आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन के बीच में है, तो हम इस जगह को हम नाम दे रहे हैं इंट्रा मेम्ब्रेनियस स्पेस। इंट्रा मेम्ब्रेनियस स्पेस, SPACE, इंट्रा मेम्ब्रेनियस स्पेस। और ये अभी आपको पता चल गया है कि ये जो ग्रीन वाला है ये कौन सा है, आउटर मेम्ब्रेन है। अब ऊपर हमने किसी जगह पे कहा था कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके इनर मेम्ब्रेन पर जगह जगह पर छोटे छोटे मालिक्यूल रखे हुए हैं, जिसको अभी मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। ऊपर पहले मैंने रेड कलर से बनाया, अब मैं इनको मुख्तलिफ कलर दे देता हूँ। यहाँ पर क्या रखें बेटा, छोटे छोटे मालिक्यूल रखे हुए हैं। यहाँ पर छोटे छोटे मालिक्यूल ऐसे रखे हुए हैं। इनमें से एक मालिक्यूल मैं ये ड्रा कर रहा हूँ, पहला पहला मालिक्यूल है। ये पहला मालिक्यूल है बेटा, ये क्या है, पहला मालिक्यूल है। इस पहले मालिक्यूल को नाम दिया जाता है NADH डिहाइड्रोजनेज। इस पहले मालिक्यूल को जो सेल मेम्ब्रेन के अंदर रखा हुआ है इसे क्या कहा जा रहा है, NADH डिहाइड्रोजनेज कहा जा रहा है। दिस इज द फर्स्ट मालिक्यूल एंड इट इज कॉल्ड एज NADH डिहाइड्रोजनेज। या आपको अगर NADH डिहाइड्रोजनेज का नाम नहीं याद हो तो चूंकि ये पहला कम्प्लेक्स है तो आप लोग इसको कह सकते हैं इट इज कम्प्लेक्स नंबर 1, कम्प्लेक्स नंबर 1 आप ये भी कह सकते हैं। अब आ जाते हैं आगे दूसरे नंबर पर, आगे आ जाते हैं दूसरे नंबर पर। यहाँ पर एक और मालिक्यूल बैठा हुआ है, यहाँ पर एक और मालिक्यूल ऐसे विराजमान है, ऐसे रखा हुआ है, जिसको मैंने ऐसे पेंगुइन की शक्ल का बना दिया है। इस मालिक्यूल को आप लोग नाम दे सकते हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या कम्प्लेक्स 2, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज या कम्प्लेक्स 2 का नाम दे रहे हैं। उसके बाद तीसरा है, यहाँ पर हमारे पास तीसरा कम्प्लेक्स है, थर्ड कम्प्लेक्स, जिसको मैंने ऐसे हार्ट की शक्ल का बनाया। जो आप लोगों का फेवरेट है उसे मैंने क्या कर दिया, हार्ट की शेप का बना दिया। और यूं मज़ीद हमें चूँकि जगह चाहिए, 4 कम्प्लेक्स बनाने हैं, तो मैं इस जगह को मज़ीद बड़ा कर देता हूँ ताकि हमारे लिए जगह बनता रहे। चौथे नंबर पर यहाँ पर जब हम देखेंगे तो यहाँ पर, एक मिनट बेटा होल्ड करना, और यहाँ पर तीसरा कम्प्लेक्स रखा हुआ है, उसको मैं चलो आसानी से ड्रा कर लेता हूँ। वो ये है बेटा, इसको कहा जाता है साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। तो ज़रा डायग्राम पे गौर करना है आप लोगों ने। आपने अपना दिमाग, अपना सारा फोकस इस लेयर पे करना है जो इनर मेम्ब्रेन पे है, यहाँ पे फोकस करना है आप लोगों ने, और कुछ भी नहीं है। सब इंतहाई आसान है यार, बहुत आसान है। और आपने एट द एंड आपने क्या कहा कि हमें ATP बनाने वाला एक फैक्ट्री भी चाहिए, तो हमने कोई फैक्ट्री लगानी है, तो हम इस इनर मेम्ब्रेन के एंड में यहाँ पर कोई फैक्ट्री लगा रहे हैं। लेट्स सपोज बाई
ये हमारे पास एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री ने हमारे लिए क्या बनाना है, हमारे लिए आगे जाके एटीपी बनाना है। मैं डायग्राम ऐसे बच्चों की तरह बना रहा हूँ, आप लोग भी डायग्राम बनाते जाएं, जस्ट ऐसे स्केच बना रहे हैं, ठीक है ना। इसने क्या करना है, हमारे लिए एटीपी बनाना है। क्योंकि ये फैक्ट्री है तो इससे एक चिमनी निकलता है जिससे हमने क्या करने होंगे, धुएं को आगे निकालना होगा या यहाँ से धुएं को खारिज करना होगा। तो यूं हमारे पास इनर मेम्ब्रेन के ऊपर 5 चीज़ें आके बन गई हैं। कितनी चीज़ें बेटा, 5 चीज़ें। उनमें से जो पहला है, जो फर्स्ट नंबर पर आ रहा है, इसको हम नाम दे रहे हैं NADH डिहाइड्रोजनेज। गुड। अब हमें ये याद रहेगा कि हम कह सकते हैं इसको हम नाम दे रहे हैं कम्प्लेक्स 1 का, अगर भूल जाए। दूसरा है, इसको हम नाम दे रहे हैं सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज, SUCCINATE, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। बहुत आसान टॉपिक है, मज़े से हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा जो हार्ट की तरह है, जो दिल की तरह आपको दिखाई दे रहा है, इसको कहा जाता है साइटोक्रोम B&C कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम B&C कम्प्लेक्स। और इस नीचे वाले को हम नाम दे रहे हैं साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स, जिसमें कोई एक मालिक्यूल A है, कोई A1 है, तो कोई A3 है। तो ऐसे हमने मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल यहाँ पे क्या किए हुए हैं, रखे हुए हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के मालिक्यूल रखे हुए हैं। और एट दी एंड आप लोग देख रहे हो बेटा, एक रेड कलर का स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको हम नाम दे रहे हैं ATP सिंथेज, ATP सिंथेज का नाम दे रहे हैं। अब ज़रा देखते हैं भाई क्या होता है। अब होता क्या है, शुरुआत करने जा रहे हैं, बहुत ही आसान है। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक एंजाइम का नाम, कोई एंजाइम का नाम बताना भूल गया हूँ। उस कोई एंजाइम को कहा जाता है कोई एंजाइम क्विनून या कोई एंजाइम कोई एंजाइम क्यू का नाम आप लोगों ने अपने दिमाग में बिठाना है, बहुत अच्छा बनता है। कोई एंजाइम क्यू फॉर कायदे आज़म, तो आपको इस वजह से आप लोगों ने इसको याद रखना है। याद रखना, जो NADH डिहाइड्रोजनेज है, ये बैंक में बैठा एक कैशियर है जिसके ज़िम्मे है कि तुमने NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। जिसके ज़िम्मे क्या है भाई, कि तुमने NADH से इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने हैं। जैसे आप बैंक में चले जाते हो तो जो फीमेल्स होती हैं उनके लिए अलग से एक रास्ता बना हुआ होता है, और जो फीमेल्स होते हैं उनके लिए अलग, मेल के लिए क्या होता है, अलग होता है। इसी अंदाज में जो नीचे वाला है, इसको कहा जाता है कि भाई तुमने FADH से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने हैं। बस आपको ये बात याद होना चाहिए। NADH के इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, NADH डिहाइड्रोजनेज। FAD के इलेक्ट्रॉन कौन एक्सेप्ट करेगा, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज इसके इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अब होता क्या है कि जो NADH है, ये एंजाइम की मदद से टूटेगा और टूट के कन्वर्ट हो जाएगा वापस अपनी पहली वाली हालत में। उसको कहा जा रहा है NAD पॉजिटिव, प्लस इससे हाइड्रोजन अलहदा हुआ, प्लस इससे 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए। कितने इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, 2 इलेक्ट्रॉन हमारे पास आ गए हैं। अब क्या होता है कि ये दो इलेक्ट्रॉन वहाँ से उठ जाते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठ के NADH डिहाइड्रोजनेज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है भाई, NADH डिहाइड्रोजनेज के अंदर आ जाते हैं। और जब ये यहाँ से उठ के अंदर आ गए तो पीछे सिर्फ हमारे पास क्या बच जाएगा, हाइड्रोजन बच जाएगा। पीछे हमारे पास क्या बच जाएगा बेटा, हाइड्रोजन ऐसे बच जाएंगे।
और जो NAD पॉजिटिव है ये वापस जाएगा क्रेब साइकिल के अंदर, ये वापस जाएगा पायरुविक एसिड के अंदर या ग्लाइकोलाइसिस में जाएगा और वहाँ से फिर से दोबारा हाइड्रोजन को ढूंढेगा, फिर से वापस क्या हो जाएगा, इस लेवल में आ जाएगा। और यूं ये 2 इलेक्ट्रॉन NADH हाइड्रोजनेज के अंदर आके क्या हो गए, बैठ गए हैं। यहाँ पर एक एंजाइम है, उसका नाम है कोएंजाइम Q। वो बहुत सादा है। वो कोएंजाइम Q इन दोनों इलेक्ट्रॉन को पकड़ता है, वो कोएंजाइम Q इन दोनों को पकड़ता है और इन दोनों को पकड़ने के बाद इन दोनों को यहाँ से उठाता है। उठाने के बाद इनको ऊपर से गुजार के साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स के पास आके पहुंचा देता है। इलेक्ट्रॉन ऊपर बने थे, उनको उठाया और इनको सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज के ऊपर से गुजार के साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स तक क्या कर दिया, पहुंचा दिया। अब जाहिर बात है जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर थे, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मौजूद थे, तो उस वक़्त इलेक्ट्रॉन के अंदर जो एनर्जी था वो ज़्यादा था। एनर्जी था वो क्या था भाई, ज़्यादा था, इट वाज वेरी हाई। जब आपने, क्योंकि ये ऊंचाई पर है और ये क्या नीचा है, फिजिक्स का फार्मूला है ना, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू क्या था, PGH हाइट के ऊपर डिपेंड कर रहा था पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पर चूंकि ये ऊंचाई पर है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। जब कोएंजाइम Q इनको उठा के यहाँ पर लेके आ रहा था तो इनका एनर्जी थोड़ा सा लॉस हुआ। इनका एनर्जी क्या हुआ, थोड़ा सा लॉस हुआ। उस एनर्जी को इन हाइड्रोजन को प्रोवाइड की जाती है, उस एनर्जी को इन हाइड्रोजन को प्रोवाइड की जाती है और हाइड्रोजन इन एनर्जी की मदद से ट्रांसपोर्ट होके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में आके बैठ जाता है और यूं हाइड्रोजन आके अंदर रुक गए। पहले इलेक्ट्रॉन आए इधर, इलेक्ट्रॉन के अंदर ज़्यादा एनर्जी था, कोएंजाइम ने उसको कंधे पे उठा के पकड़ लिया, कहा कि चलो जो है तुम साइटोक्रोम B कम्प्लेक्स के पास। जब ये इसको उठा के लेके जा रहा था तो इलेक्ट्रॉन ने अपना थोड़ा सा एनर्जी लॉस किया और हाइड्रोजन ने उस एनर्जी को पकड़ लिया और हाइड्रोजन ने एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से इस एनर्जी को इस्तेमाल कर लिया और वो मैट्रिक्स से शिफ्ट हो गए इंटरमेम्ब्रेन स्पेस पर। वेरी गुड। अच्छा, और क्या हो गया, अभी भी ये इलेक्ट्रॉन जो साइटोक्रोम B और C कम्प्लेक्स पर आके बैठे हुए हैं, अभी भी ये बहुत मस्त हैं, ये ज़्यादा उछल कूद रहे हैं, कहते हैं वल्ले वल्ले हम यहाँ से नहीं जाएंगे, हमारे अंदर एनर्जी ज़्यादा है, ये बहुत मगरूर हैं। अब क्या होगा, फिर यहाँ से आगे कोएंजाइम Q नहीं जा सकता। यहाँ पर एक और कोएंजाइम है, उस कोएंजाइम को साइटोक्रोम C कहा जा रहा है। उसे क्या कहा जा रहा है बेटा, साइटोक्रोम C कहा जा रहा है। मैं उसको CY साइटोक्रोम C कह रहे हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन इस कोएंजाइम के कंधे से उतर के आ जाते हैं, साइटोक्रोम C के ऊपर बैठ जाते हैं। अब साइटोक्रोम C इन दोनों को उठाएगा और इनको लेके जाएगा नए ठिकाने की तरफ, जिसको कहा जा रहा है साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स। जिसे क्या कहा जा रहा है बेटा, साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स कहा जा रहा है। ऊपर का डायग्राम थोड़ा सा खराब बन गया, उसको बना लेते हैं। और यूं ये इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम की मदद से अब साइटोक्रोम BC से साइटोक्रोम A के पास आ गए। अब जब ये और ऊंचाई से और कमी की तरफ आ गए तो इन इलेक्ट्रॉन ने, इन्होंने क्या कर दिया, मज़ीद क्या कर दिया, अपना एनर्जी लॉस कर दिया, मज़ीद अपना एनर्जी लॉस कर दिया। और इनके लॉस कर जाने से जो मैट्रिक्स के अंदर जितने ज़्यादा हाइड्रोजन के एटम्स थे, उन हाइड्रोजन के एटम्स को पकड़ा गया और इनको यहाँ से उठा के फिर इंटरमेम्ब्रेन स्पेस के अंदर लेके आया गया। और यूं अब के बार भी क्या हो गया बेटा, 4 हाइड्रोजन के एटम डिफ्यूज होके अंदर आ गए। 4 हाइड्रोजन के एटम क्या हो गए, डिफ्यूज होके अंदर आ गए।
और क्या होता है मेरे भाई, होता क्या है, अब ये दो इलेक्ट्रॉन आ गए हैं साइटोक्रोम ए कम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम ए के पास आ गए हैं, लेकिन अब के बाद इनकी एनर्जी बहुत कम हो चुकी है। इनकी एनर्जी क्या है बेटा, बहुत ही कम हो चुकी है, थोड़े से सुस्त हो गए हैं, दे आर वेरी लेस एक्टिव, कमज़ोर हो गए हैं, क्योंकि इतने बंदू ने इनको इतनी ऊंचाई से उठा के ज़मीन पे पटक के दे मारा है, तो इन लोगों ने अपनी एनर्जी को क्या कर दिया है, लॉस कर दिया है। लेकिन क्या है भाई, हमें एनर्जी चाहिए, तो फिर यहाँ पर से भी साइटोक्रोम सी, वही इंजाइम है, सॉरी मैं इसको और ऐसे प्यारा, साइटोक्रोम सी इनको उठाएगा, इन दो इलेक्ट्रॉन को, इनको लेके आ जाएगा एटीपी सिंथेज के पास। इनको कहाँ पे लेके आ रहा है बेटा, एटीपी सिंथेज के पास इनको लेके आ रहा है। और यूं ये दो इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज के पास आ गए, और जब ये यहाँ से यहाँ पर आ गए तो इनके पास भी जो एनर्जी था वो थोड़ा सा एनर्जी इन हाइड्रोजन को मिल जाता है, और ये हाइड्रोजन पंप इन होके ऊपर से क्या हो जाते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो अब के बार जाना तो चाहिए था 4 हाइड्रोजन को, चूंकि एनर्जी बहुत कम रह गई थी इलेक्ट्रॉन के पास, बजाय 4 हाइड्रोजन के भेजने के उसने कितने हाइड्रोजन को भेज दिया, 2 हाइड्रोजन को भेज दिया, और 2 हाइड्रोजन बाहर सॉरी मैट्रिक्स के अंदर ही रह गए। और यूं कुल मिला के बेटा एक NaDH2 के टूट जाने से 10 हाइड्रोजन हमारे पास आ गए हैं, और वो 10 के 10 हाइड्रोजन इस इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मौजूद हैं। 10 के 10 हाइड्रोजन कहाँ पर मौजूद हैं, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस के अंदर मौजूद हैं। जहाँ तक क्लियर है आप लोगों को, इतने में हमने सांस ले लिया, इतने में हमने क्या कर दिया, सांस ले लिया, वी हैव ब्रेथ इन, और सांस लेके ऑक्सीजन को मैट्रिक्स के अंदर पहुंचा दिया। ऑक्सीजन को कहाँ पे पहुंचा दिया है, मैट्रिक्स के अंदर पहुंचा दिया है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से नीचे आ जाएंगे, ये 2 इलेक्ट्रॉन एटीपी सिंथेज के ज़रिए से यहाँ से नीचे आ जाएंगे, और ये 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे। दीज 2 इलेक्ट्रॉन कंबाइन विद ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ मिलेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन के साथ जब ये मिलने की कोशिश करेंगे तो ऊपर जो मैट्रिक्स में हाइड्रोजन जो आए हुए हैं उनमें से 4 हाइड्रोजन इस एटीपी सिंथेज के ज़रिए से अंदर दाखिल हो जाएंगे, और वो 4 हाइड्रोजन आके उसी ऑक्सीजन के साथ दोबारा मिल जाएंगे। पहले अंदर भेजा, अब हाइड्रोजन को वापस अपनी पहली जगह पे लेके आ रहे हैं, और जब ये ऑक्सीजन के मालिक्यूल हाइड्रोजन के साथ मिल जाए तो ये हमारे लिए मैट्रिक्स के अंदर वाटर बनाएगा, और इस वाटर के बनते हुए इसके अंदर जितना एनर्जी था वो एनर्जी एडीपी नाम का मालिक्यूल इस्तेमाल करेगा, और इसको इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिला के हमारे लिए एटीपी बनाएगा। तो एटीपी किसकी मदद से बना, एटीपी हाइड्रोजन की मदद से बना। एटीपी किसकी मदद से बना बेटा, हाइड्रोजन की मदद से बना। हाइड्रोजन कहाँ से आए, ये वो हाइड्रोजन थे जो इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे मौजूद थे। कहाँ पर मौजूद थे, इनर मेम्ब्रेन स्पेस पे मौजूद थे। और यूं हमारे पास एक NaDH ने टोटल 10 हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए, 10 हाइड्रोजन प्रोड्यूस किए। उन 10 हाइड्रोजन में से 4 हाइड्रोजन एडीपी और ऑर्गेनिक फास्फेट को मिलाने के लिए इस्तेमाल हो गए, तो 4 इस्तेमाल हो गए, तो 10 डिवाइड बाय 4 हाइड्रोजन, तो जवाब आएगा 2.5। यानी कि क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि एक NaDH के टूट जाने से हमारे पास 2.5 ATP आ जाता है। हमारे पास कितना आ जाता है बेटा, 2.5 ATP बन जाता है। तो ये हो गई किस्सा NaDH2 के कैश करने का।
NaDH2 कैसे हमने कैश कर दिया? हमने NaDH को तोड़ के इलेक्ट्रॉन बनाए, हाइड्रोजन बनाया। हाइड्रोजन मैट्रिक्स की तरफ ज़्यादा हो गए थे, इलेक्ट्रॉन मुख्तलिफ सीरीज़ के ऊपर से गुजरे और हाइड्रोजन यहाँ पर बनता गया, जमा होता गया। आखिरकार क्या हो गया? आखिरकार फैक्ट्री के अंदर वहीं इलेक्ट्रॉन भी आ गए और फैक्ट्री के अंदर वहीं हाइड्रोजन भी आ गए और ये दोनों इकट्ठे हो गए। इलेक्ट्रॉन और हाइड्रोजन अब दोनों इकट्ठे हो गए और ये दोनों जाके ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके इन्होंने हमारे लिए पानी बनाया और इनके मिल जाने से जो एनर्जी प्रोड्यूस किया, क्योंकि ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एनर्जी प्रोड्यूस हुआ उस एनर्जी को एडीपी ने पकड़ के इनऑर्गेनिक फास्फेट के साथ मिला के एटीपी बनाया। और एक NaDH से कितने हाइड्रोजन बन जाते हैं? टोटल 10 हाइड्रोजन बन जाते हैं और उस 10 में से कितने एटीपी बनाने के लिए इस्तेमाल होते हैं? 4। तो टोटल एक NAD का वैल्यू कितना है? 2.5 है। अब आ जाते हैं FAD की तरफ। जो FAD है वो भी उसी तरीके से टूट जाता है और टूट के हमारे पास FAD पॉजिटिव प्लस हाइड्रोजन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बनाता है। प्लस क्या करते हैं बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन बना लेता है और ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से दाखिल हो जाते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ से दाखिल हो जाते हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन जाते हैं सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के पास। किसके पास आ जाते हैं बेटा? सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज के पास आ जाते हैं। सक्सिनेट डीहाइड्रोजनेज कह देता है कि यार मैं थक चुका हूँ, मैंने पहले हाइड्रोजन अंदर लेके गया था, अब मेरे पास ताकत नहीं है, प्लीज़ तुम यहाँ से चले जाओ। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से साइटोक्रोम C की मदद से आ जाते हैं साइटोक्रोम BC कम्प्लेक्स के पास और यूं इन 2 इलेक्ट्रॉन जब वहाँ से यहाँ पर आ जाते हैं तो इनकी एनर्जी यूटिलाइज हो जाती है और बाहर जो FADH ने हाइड्रोजन पैदा किए हुए हैं उन हाइड्रोजन को पकड़ के फिर क्या किया जाता है? अंदर लेके आया जाता है। अब ये 4 हाइड्रोजन बाहर से उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी के जरिए से अंदर आ गए हैं। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से उठा दिया जाता है और इन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास लेके जाया जाता है और साइटोक्रोम A कम्प्लेक्स के पास जो 2 हाइड्रोजन रह गए हैं वो 2 हाइड्रोजन यहाँ से उठ जाएंगे और ये भी क्या हो जाएंगे? अंदर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे और यूं कुल मिला के FADH की मदद से 4 जमा 2 कुल कितने इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन आ गए? 2 हाइड्रोजन आ गए और ये दोनों हाइड्रोजन इन 2 इलेक्ट्रॉन के ज़रिए से ATP सिंथेज के ज़रिए से अंदर आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर और मैट्रिक्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन प्लस 6 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल आपस में मिलेंगे और हमारे लिए ATP बनाएंगे। क्या बनाएंगे? ATP बनाएंगे। बल्कि एक ATP को बनाने के लिए मैं कह रहा हूँ 4 हाइड्रोजन चाहिए। कितने हाइड्रोजन चाहिए? 4 हाइड्रोजन, क्योंकि ATP को बनाने के लिए हमेशा 4 हाइड्रोजन चाहिए होता है। तो एट द एंड में क्या होगा? हमारे पास 6 हाइड्रोजन FADH की मदद से आए, टोटल 4 हाइड्रोजन होते हैं और ये जब टूटेगा, ये जब रेशो बनेगा तो एक FAD से हमें 1.5 ATP मिल जाता है। एक FAD से हमें कितना मिलता है? 1.5 ATP मिल जाता है। यूं इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी से क्या हो गए? लो एनर्जी की तरफ आ गए और इस प्रोसेस को नाम दिया जा रहा है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन।